अस्सलाम वालेकुम। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से पहले हम जानते हैं कि जो क्यूल ने बेंजीन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे, उन स्ट्रक्चर पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। उनमें एक एतराज़ ये भी था कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, और 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको लेस स्टेबल होना चाहिए और मोर रिएक्टिव होना चाहिए। लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव, जैसे कि अल्कीन के अंदर होता है फिनोमेना, वो लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होती हैं। लेकिन बेंजीन क्या है, मोर स्टेबल। उसकी क्या वजह है, ये इसके ऊपर एक एतराज़ था। उस एतराज़ के जवाब को हम देखेंगे आज स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में। इसको इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं जिस कंपाउंड के अंदर जितनी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम होगी, और उसकी रेजोनेंस एनर्जी ये ज़्यादा होगी। जिस तरह से नोबल गैसेस हैं वो मोर स्टेबल हैं, लेकिन वो क्या हैं, लेस रिएक्टिव। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में, जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड हैं वो डिफ़र करते हैं अल्कीन के डबल बॉन्ड से। बेंजीन के जो डबल बॉन्ड हैं वो डीलोकलाइज हैं, सेपरेट हैं और डिफ्यूज्ड हैं। पूरे रिंग पर वो फैले हुए हैं, सेपरेट हैं उसके अंदर। अब जो एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं, उसको फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइईन। और इसको मेजर करने के लिए हम सहारा लेते हैं डेल्टा एच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, अगर किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करें तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और उस फिनोमेना के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है फॉर साइक्लोहेक्सीन, जब इस कंपाउंड के अंदर हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की, इसका पहले फार्मूला था C6H10, और जब इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया तो ये बना C6H12, और उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो है -19.5 किलो जूल पर मोल। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसकी जो डेल्टा एच है उसके साथ हमने साइन लगाया माइनस। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है फिर इधर साइन पॉजिटिव होता है। अब तो इसके लिए जो डेल्टा एच है वो है -19.5 किलो जूल पर मोल, और जो इसके लिए कैलकुलेटेड की गई थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वो थी -19.5 किलो जूल पर मोल। ये -19.5 ऑब्ज़र्व और कैलकुलेटेड डेल्टा एच -19.5 किलो जूल पर मोल, और इसके दरमियान जो डिफरेंस है कैलकुलेटेड और ऑब्ज़र्व एनर्जी के दरमियान वो है 0.0 किलो जूल पर मोल। अब जो डेल्टा एच फाइंड की गई थी फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लो इसलिए ये साइक्लिक फॉर्म में है, हेक्सा इसलिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं 6, और डाइइन इसलिए क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। जब इसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन को ऐड किया गया तो इससे बना साइक्लोहेक्सेन। अब इसका पहले फार्मूला था C6H10, और फिर इसका साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला होगा C6H12। अब इसके लिए जो डेल्टा एच कैलकुलेटेड की गई थी वो है 1 मोल के लिए हम जानते हैं वो है -19.5 किलो जूल पर मोल। 2 मोल के लिए क्या होगी, -239.39 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो ऑब्ज़र्व की गई, जो एक्सपेरिमेंटल देखी गई वो थी
1.5 किलो जूल पर मोल। अगर इसकी डिफरेंस को फाइंड करें तो वो बनता है 7.5 किलो जूल पर मोल। अब इसके अंदर इसकी एनर्जी कम क्यों है? इसकी एनर्जी कम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई है, कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन, क्योंकि अल्टरनेट सिंगल, पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब फॉर डेल्टा एच फॉर 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, इसके अंदर जब हमने 3 मालिक्यूल ऐड किए तो इससे बना साइक्लोहेक्सेन। अब इसका पहले फार्मूला था C6H6 और जब इसके अंदर 3 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की तो बना साइक्लोहेक्सेन C6H12, जो कैलकुलेटेड डेल्टा एच है 1 मोल के लिए थी -19.5 किलो जूल पर मोल। 2 मोल के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसे, और अगर 3 मोल के लिए फाइंड करनी हो तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 मोल के लिए करनी हो तो फिर इसको 4 से, अगर 5 मोल के लिए मल्टीप्लाई करनी हो तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया -358.5 किलो जूल पर मोल, जो इसकी डेल्टा एच ऑब्जर्व थी, ऑब्जर्व की गई एक्सपेरिमेंटली, वो है -208 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आया 150.5 किलो जूल पर मोल। अब ऑब्जर्व डेल्टा एच और कैलकुलेटेड डेल्टा एच, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। और ये जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा होता है। अब ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है, ये केक्योल का स्ट्रक्चर है, और जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ये है, और इसका ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब हमने पहले देखा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी उसकी कम होगी उतना ही वो स्टेबल ज़्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए इस बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 208 किलो जूल पर मोल है। अब इसको हम देखते हैं ग्राफिकली। इसके एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे है पोटेंशियल, वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, और जब हमने साइक्लोहेक्सीन के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड किया तो उसके अंदर यहाँ एनर्जी जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो है -19.5 किलो जूल पर मोल, और उससे बना साइक्लोहेक्सेन। जब 1,3 साइक्लोहेक्साट्राइन के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन ऐड किया तो उससे एनर्जी रिलीज़ हुई, जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो है 231.5 किलो जूल पर मोल। और जब इसके 3 मोल के अंदर जब 1,3,1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन के अंदर हमने 3 हाइड्रोजन ऐड किए तो उससे एनर्जी इतनी रिलीज़ होनी चाहिए। और लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन के है उसके अंदर जब हम 3 मालिक्यूल ऐड करते हैं तो उससे एनर्जी इतनी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी इतनी रिलीज़ क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इससे लेस एनर्जी रिलीज़ होती है, और लेस एनर्जी रिलीज़ होना हमें बताता है कि बेंजीन बहुत ही स्टेबल मालिक्यूल है। और कैलकुलेटेड और एक्चुअल, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो है रेजोनेंस एनर्जी 150.5 किलो जूल पर मोल।